वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपीटेट क्लासेस। आज हम एसपीटेट मेडिकल दिसंबर 2023 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम इसका केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आया है कि एक आदमी जो है, वो इंसान जो है, एक पर्सन जो है, वो शिमला में रहता है, वो फूड कुक करता है विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर। तो क्या टाइम क्यों लगता है, रीज़न बताओ आप बोले। सबसे पहले बात हमें ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, हम समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, इसके पानी उबलता है, वो नॉर्मल चीज़ है कि बॉइलिंग होता है जहाँ पर वो बॉयल करना शुरू हो जाता है। लेकिन टेक्निकल टर्म में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यानी कि वेपर प्रेशर जो हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब होता क्या है, जब हम क्या करते हैं, जब हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ठीक है। अब वेपर प्रेशर भी क्या, हमें वेपर कम बनाने पड़ेंगे। इट मीन्स हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, पानी 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा था, अब वो कितने बॉयल करेगा, मान लो 85 पे बॉयल किया। क्लियर होगी बात। लेकिन होता क्या है, इसके कम होने से क्या होता है, हमें जब पानी तो बॉयल हो जाएगा, लेकिन उस जो मटेरियल डाल से राइस है, कोई दाल है या चावल है, उसको जो पकाने के लिए तो उतना ही पानी, उससे ज़्यादा पानी लगेगा, पानी भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और दूसरा क्या होगा, जो 85 डिग्री पे पानी उबलने लग पड़ेगा। मान लो पानी जो है वो 85 डिग्री पे बॉयल करने लग पड़ा, 85 डिग्री पे बॉयल करने लग पड़ा, तो क्या होगा, 85 डिग्री पे बॉयल करने पर क्या हो जाएगा, ठीक है। हम 85 डिग्री पे बॉयल कर दिया तो हम कोई चीज़ डालते हैं उसको, तो जो मटेरियल होगा वो तो अपने ही टेम्परेचर पे वो पकेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इसका मेन कारण क्या है, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होने की वजह से होता है। क्योंकि प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो डाल रहे हैं, जो जैसे दाल डाल रहे हैं, हम चावल डाल रहे हैं, तो वो तो अपने ही टेम्परेचर पे पकेगा। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, उसको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात। तो प्रेशर कुकर में टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर। क्लियर होगी बात। अगला, विदाउट प्रेशर कुकर बोला, प्रेशर कुकर यूज़ नहीं कर रहे हैं। प्रेशर कुकर लगेंगे तो जल्दी हो जाएगा, प्रेशर कुकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वो अलग बात है। अगला क्वेश्चन आगे पूछा, अ सब्सटेंस विच रिएक्ट विद गैंग टू फॉर्म ए मटेरियल। देखो, जब ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है गैंग के साथ क्या करता है, गैंग के साथ जब फ्लक्स मिक्स होता है तो वो बना देता है स्लैग। तो मटेरियल कौन सा हुआ, वो फ्लक्स हुआ। यह बोला, अ सब्सटेंस विच रिएक्ट विद गैंग टू फॉर्म ए मटेरियल इज कॉल्ड। जो मटेरियल बनाता है, उस मटेरियल जो बनता है वो स्लैग बनता है, लेकिन जो मिक्स होता है वो क्या होता है, फ्लक्स होता है। वो क्या होता है, फ्लक्स होता है। आगे क्वेश्चन आया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग। बोला, रस्टिंग इज फास्टर इन स्लाइन। अब स्लाइन क्या होता है ये पता होना चाहिए, यानी कि नमक वाला पानी, NaCl इन वाटर। और एक प्योर वाटर होता है। बोला किस में सबसे ज़्यादा होगा, तो क्या होता है, NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड होता है तो इसमें आयन बन जाते हैं। जब आयन बन जाएंगे तो आयन की वजह से क्या हो जाती है, रस्टिंग फास्ट हो जाती है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। लेस रिएक्टिव नहीं। एयर और मॉइस्चर डिक्रीज इन क्रूजन नहीं। अगर एयर और मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो क्रूजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, कम नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता है। क्रूजन अक्कर स्लोली एट बेंड स्ट्रेचेज एंड कट्स मेटल्स। क्रूजन अक्कर स्लोली एट बेंड स्ट्रेचेज और कट इन मेटल्स नहीं, ऐसा नहीं होता है। आगे क्या पूछा हुआ है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप। एक आपने जैसे घर में, जैसे आप मान लो एक पतीला रखा हुआ है, ठीक है,
दिले ने यहाँ दिया है ए वुडन स्पून में लकड़ी का एक आपने स्पून डाल दिया, डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम में डाला हुआ है। तो बोला कि क्या होगा। पहली बात, जो हमारा ये जो वुड होती है, लकड़ी जो होती है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। यानी कि इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट ही नहीं हो पाएगी। जब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी नहीं, तो क्या होगा, ना ये कोल्ड होगा ना ही कुछ करेगा, ना ये कोल्ड करेगा, डज नॉट बिकम कोल्ड। दूसरी बात, अब हम ये पढ़ रहे हैं तो कंडक्शन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको, कन्वेक्शन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, और रेडिएशन क्या होता है। कंडक्शन हमेशा याद रखना सॉलिड में होती है। जैसे आपने क्या किया, मान लो ये पानी बॉयल कर रहे हैं आप, और यहाँ पर खाना बना रहे हैं, यहाँ आपने कोई स्टील की कोई चीज़ रख दी, और नीचे से आप इसको हीट कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा स्टील की जो कड़छी वगैरह होती है वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। वो क्यों होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन हमेशा ओनली सॉलिड में ही पॉसिबल होती है। फिर वही बात, दूसरा कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो आप पानी बॉयल कर रहे हैं, ये लिक्विड है, इसमें आप पानी बॉयल कर रहे हैं। जब आप पानी बॉयल कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, तो देखो जो पानी होता है उसका अपर वाली लेयर जो होती है, जैसे यहाँ से मोशन में आएगा वो लेयर ऊपर चली जाएगी और ठंडा पानी नीचे आता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, हीट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। तो इस मोड को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, लिक्विड में होता है। यानी कि कोई लिक्विड होगा उसको गर्म करेंगे तभी कन्वेक्शन होता है, बाकी किसी चीज़ में कन्वेक्शन नहीं होता है। सॉलिड में क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती है, पार्टिकल की नहीं होती है। और रेडिएशन क्या होता है, जैसे आप मान लो यहाँ आग जलाई हुई है, पानी उबल रहा है, आप दूर से क्या कर रहे हो, आग सेकने का मजा ले रहे हो, तो वो क्या हो गया, वहाँ होती है रेडिएशन। यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है इसमें, ठीक है। दूर से, जैसे आप क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जैसे आप धूप से एनर्जी लेते हो, तो धूप में जो होती है वो क्या होती है, रेडिएशन। ये किस में होता है, ये गैसेस में होती है, गैसेस में। ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस यूज टू पुट ऑफ फायर व्हाइल यूजिंग विच गैस इज कमिंग आउट। जब क्या होता है, बोले फायर एक्सटिंग्विशर, पहली बात है क्वेश्चन आता है फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा सोडा यूज करते हैं, उसमें होता है बेकिंग सोडा NaHCO3। इसमें वो डाला होता है। इसमें डालने से क्या होता है, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आग बुझ जाती है। आगे पूछा है विच मेथड इज कॉमनली यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम वाटर। साल्ट को वाटर से इवेपोरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवेपोरेशन करनी पड़ेगी। इवेपोरेशन कैसे करेंगे, हम उसको बॉयल करेंगे, इवेपोरेट कर जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा और जो पानी जो है वो उड़ जाएगा भाप बन के। देखिए बात, यहाँ से बड़ी बार क्वेश्चन आता है सैंडिवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप मिट्टी से पानी अलग कर रहे हो, तो मिट्टी को क्या है, मिट्टी घोली हुई है आप गिलास में है और उसको पानी में मिक्स किया हुआ है, थोड़ी देर रख दो, वो नीचे बैठ जाएगी और पानी अलग हो जाएगा, वो होती है सैंडिवेशन। फिल्ट्रेशन कहाँ करते हैं, जब जैसे पार्टिकल थोड़े छोटे छोटे हो, मतलब जो फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जाए, वहाँ हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। कंडेंसेशन का यूज़ भी हम करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा पेपर में आता है, दैट इज़, वहाँ से बहुत बार आता है, दैट इज़ डिस्टिलेशन। या सिंपल डिस्टिलेशन बोलते हैं। डिस्टिलेशन दो प्रकार की होती है। सिंपल डिस्टिलेशन हम तब यूज़ करते हो जब टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा हो। जैसे मान लो 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा है, 150 डिग्री पे बॉयल कर रहा है, तब हम क्या करते हैं, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब यूज़ करते हैं, जब टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो, 25 से 35 केल्विन के बीच में, यानी कि बहुत कम हो, तब हम क्या करते हैं,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। और एक होता है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन हम करते हैं ऑर्गेनिक के लिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आता है दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड, इसके लिए अमोनियम क्लोराइड। तीसरा एक बहुत बार आता है दैट इज़ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कब यूज़ करते हैं हम? सब्लिमेशन करते हैं हम अमोनियम क्लोराइड के लिए। किसके लिए? अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर के लिए। ये याद रखना, ये बहुत बार पेपर में आता है। आगे पूछता है वेजिटेबल ऑयल ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब होता है जो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे मान लो यहाँ भी CH3 हो गया, यहाँ भी CH3 हो गया, यहाँ भी CH3 हो गया। ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब इसको हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो पेपर में पहले आता था कि कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, तो निकल क्या होता है? कैटलिस्ट होता है। और इसमें जो गैस यूज़ करते हैं वो क्या होती है? हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल। तो यहाँ पर पूछा है ये रिएक्शन कौन सी होती है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? ये एडिशन रिएक्शन होती है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बड़ी बार आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। जैसे मान लो आपको दे दिया Zn + FeSO4, तो सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल करते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है पहले रिएक्टिविटी केदार, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह थोड़ी काम में लिखो। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। जो सबसे ऊपर है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और नीचे को रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब आपने देखना है जो अकेला होगा ना, वो अगर Zn जो वो ऊपर हुआ Fe से, तो रिएक्शन हो जाएगी। देखो Zn क्या है? ऊपर है और Fe नीचे है, तो ये क्या करेगा? Zn की जगह ले लेगा, जिंक सल्फेट बना देगा और आयरन को बाहर निकाल देगा। तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होती है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसमें रिडक्शन होती है इसमें रिडक्शन बोलते हैं। जिसमें दोनों होती हैं उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कंबाइंडली जिसमें दोनों होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है? अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि जो क्वेश्चन आया हुआ है अगला कि विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए हार्ड वाटर इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में किसको यूज कर सकते हैं? हार्ड वाटर में क्या होता है? सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ डिटर्जेंट ही काम करता है। वो झाग दे देता है, लेकिन सोप जो होता है वो सिर्फ किस में करता है? सोप जो होता है वो सॉफ्ट वाटर में काम करता है। डिटर्जेंट जो वो सॉफ्ट में भी कर जाता है और हार्ड में भी कर जाता है। क्लियर होगी बात? तो आंसर क्या होगा? डिटर्जेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आते हैं। आगे पूछा है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? तो याद करने का तरीका, दो हार्डनेस होती है। एक होती है टेम्परेरी। टेम्परेरी को याद रखना है TB। बी मतलब TB मतलब बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और अगर आपको पूछे परमानेंट के लिए याद रखना है क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन बोला एक मार्बल टाइल है वो जिसमें कूल फील होता है, लेकिन वुड टाइल में क्यों नहीं होता है? अभी बताया मैंने, जो वुड होता है वो बैंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज मार्बल इज अ गुड रेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देन ए वुडन टाइल। अगला ऑप्शन पॉलीकोट क्या होता है? पॉलीकोट जो होता है वो पॉलीएस्टर और कॉटन का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीकोट। अगला क्वेश्चन आया है कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टी कौन है? प्लास्टिक को बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं होती है। आपको पता है प्लास्टिक की चीज़ें का ज़्यादा वेट होते हैं, लाइट वेट होती है, सही बात है। रिएक्टिव होती नहीं क्योंकि कई साल वो ख़राब ही नहीं होती हैं, आप उसको ख़राब रही, ये भी बात सही है।
ड्यूरेबल भी होती हैं। अब आपने देखा है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करती हैं कभी? प्लास्टिक कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं करती हैं। तो आंसर क्या होगा ये। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं? एग्जॉस्टेबल मतलब जो खत्म होने वाली हैं नेचुरल नेचर में, ऐसी चीज़ें जो खत्म होने की कगार पे वो होती हैं। अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, गलत बात। नो डिपेंडेंट इन नेचर, ये भी गलत बात। लिमिटेड क्वांटिटी में होती हैं। पानी है, बोलते हैं पानी का कम से कम यूज़ करो, क्यों? क्योंकि पानी लिमिटेड क्वांटिटी में है। नो एग्जीक्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, इसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से तो वो खत्म हो रहे हैं, ये भी गलत बात है। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। कोबाल्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट में करते हैं। मैग्नीशियम किस में होता है? क्लोरोफिल में होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। आगे आपको पूछ सकता है कि कॉपर से कम क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है आयरन बॉल एट 40 डिग्री इज डिप्ड एट द मग कंटेनिंग 40 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर में डिफरेंस ही नहीं होता तब कुछ नहीं होता, याद रखना। जैसे मान लो आप 50 डिग्री टेम्परेचर की चीज़ है, 50 में रख रहे हो, तब उसमें कोई डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर होता है। तो डू नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर बिकॉज देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस। आगे लिखा देखो ब्यूटेनॉन लिखा हुआ है। अब नॉन लिखा हुआ है यानी कि कीटोन ग्रुप होता है। यानी कि अगर यहाँ पर ब्यूटेन अल लिखा होता, यहाँ पर ब्यूटेन अल लिखा होता तो एल्डिहाइड होना था। अगर ब्यूटेनोइक एसिड लिखा होता, ब्यूटेनोइक एसिड लिखा होता तो क्या होना था? तो कार्बोजेलिक ग्रुप होना था। और जो एल्कोहल तब होना था जब ओल लिखा होता, ऐसे लिखता था ब्यूटेन ओल, लास्ट में ओवर लगा होता तो एल्कोहल। तो इसका आप ग्रुप का नेमिंग भी लिख लो। इसका लास्ट में लिखा होता है COH, एल्डिहाइड में लिखा होता है CHO, और कीटोन में लिखा होता है C डबल बॉन्ड O, और एल्कोहल में लिखा होता है OH। आगे पूछा ये कौन सी रिएक्शन, अभी मैंने ऊपर करवाया आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। अब देखो आयरन ऊपर है, देखो जो अकेला होगा वो देखना है आपने। अकेला एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऊपर है, मैंने आलू ज़रा फीके। अब देखो जो आयरन एल्यूमिनियम है वो ऊपर है और आयरन जो है वो नीचे है, तो ये डिस्प्लेस कर जा रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे मान लो आपने C+O2 किया, कंबाइंड करके CO2 बन गया। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक दूसरे के इंटरचेंज कर देते हैं। डीकम्पोजिशन क्या होती है? जैसे आपने CO2 को हीट किया, C+O2 बना दिया, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। आगे पूछा है कि इथेनॉल जब रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, अब इथेनॉल क्या हो गया? CH3 CH2OH, इसको किसके साथ ट्रीट किया? सोडियम के साथ। तो बोला है कि प्रोडक्ट क्या बनता है, तो ये क्या बन जाता है? CH3 CH2ONA। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में क्या निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है? एक एटम है जिसमें 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, तो उसकी बैलेंसी कितनी होगी? ये पूछा हुआ है। देखो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर कितना आ गया इसका? 3। अब न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं? 4 हैं। तो आपको पूछा है कि बैलेंसी पूछनी है। अब बैलेंसी क्या होती है? एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है।
बैलेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर के ऊपर ही, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो 3 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो मतलब एटॉमिक नंबर 3 हुआ तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2,1। तो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1। कितनी बैलेंसी आ गई? 1। क्लियर होगी बात? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतना एटॉमिक नंबर होता है। तो हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तो जरूरत ही नहीं थी, तो न्यूट्रॉन निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब मान लो आपको मास नंबर ही पूछ लेता, फॉर एग्जांपल आपको मास नंबर ही पूछ लेता है इसमें, तो मास नंबर क्या होता है? वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आपको प्रोटॉन दिए ही थे 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। तो मास नंबर क्या हो जाना था आपका? 5। ऐसे पूछ लेता, इससे ज़्यादा क्या पूछ लेगा वो। आगे, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सी एन नेगेटिव। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लगाया, इसका मतलब एक जोड़ दो, 17 + 1 कितने हो गए? 18। अब इसने बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो कैसे लिखते हैं हम? 2, 8, 10 और 8 कितने हो गए? 18। तो बैलेंस जो होगा, बैलेंस शेल कौन सा होगा? बैलेंस शेल ये, ठीक है, तो ये बैलेंस शेल हो गया। तो बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। ये पहला शेल होता है के, ठीक है, ये पूरा ही के होता है, फिर एल होता है, ऐसे होते हैं। क्लियर होगी बात? अगला, अगला क्वेश्चन पूछा है रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किसकी डिस्कवरी हुई थी? तो वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की किसने की है, तो इसका एक ट्रिक है पेन RTC, यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की किसने की थी? थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की किसने की थी? चैडविक ने। कई बार ई गोल्डस्टीन भी लिखते हैं, वो रदरफोर्ड की जगह ई गोल्डस्टीन भी आता है। अगला क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में है, ये पूछा है। तो देखो 1 ग्राम ऑफ CO2, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या 1 ग्राम ऑफ मीथेन। याद रखना जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है उसके इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो देखो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 12। ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 दूनी 32। तो कितना हो जाएगा? 4 और 44। यहाँ निकालो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1, 1 दूनी कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ निकाल दो 12 और 2 14। सबसे कम किसका है? ये है। तो इसके क्या होंगे? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अगला क्वेश्चन, ए फ्यू सब्सटेंस अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस इन अट्रैक्शन। देखो सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फिर लिक्विड में होती है और फिर गैस में होती है। तो सॉलिड कौन सी चीज़ हुई? शुगर। फिर क्या है? वाटर। और फिर क्या? ऑक्सीजन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा होगा? पहले ऑक्सीजन सबसे कम होगी, फिर वाटर होगा, फिर शुगर। आगे पूछा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो डिकम्पोजिशन होती है, तो उसमें जो गैस वेट होती है उनमें जो रेशियो होती है वो क्या होती है? देखो जब हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2:1 आएगा। फिर आगे क्या पूछा है? फास्फोरस को किसके अंदर रखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम रखते हैं कोल्ड वाटर के अंदर। सीधी सी बात है। आगे क्या पूछा हुआ है? विच इज फॉलोइंग इज द एडिशन रिएक्शन। याद रखना एडिशन रिएक्शन कौन करता है? एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करते हैं, अनसैचुरेटेड में ही होती है, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होगा। तो देखो एल्केन का फार्मूला क्या होता है? एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। अब देखो C2H6, पहली बात C2H6 मतलब कार्बन की 2 वैल्यू भरी, तो ये एल्केन हुआ, इसका मतलब ये नहीं करेगा, पहला तो नहीं करेगा। पूछा क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगोज
तो पहला तो नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये एल्केन है। अब C3 भरो, C3 भरा, C को 3 भरते हैं तो 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8, तो ये भी नहीं करेगा, ख़त्म कहानी। अब देखो ये भी नहीं करेगा, C3H6 करो, C3H6 मतलब ये क्या हो गया एल्कीन, ठीक है, क्योंकि ये सी कार्बन की वैल्यू 3 भरो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये तो करेगा। दूसरा क्या बोला है C2H2, C2 और H2, तो C की वैल्यू 2 भरो और H 2 गुणा 2 माइनस 2 कर दो तो कितना आ जाएगा C2H2, ये क्या हो गया एल्काइन, यानी कि थर्ड और फोर्थ होगा इसका आंसर, क्या होगा थर्ड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देख लो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो कैसे लिखेंगे 2 8 10 और 1 11, 1 इलेक्ट्रॉन हुए इसके बैलेंस शेल में। एल्यूमिनियम कितना होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो 13 लिख दो तो कितना आ जाएगा 2 8 10 और 3 13। कार्बन का होता है 6, कार्बन का होता है 4, 4 में 8 जोड़ लो तो कितना होता है, सिलिकॉन का होता है 12, ठीक है, सिलिकॉन का हो गया 12 तो कितना आ जाएगा 2 8 2। फास्फोरस का कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोर, नाइट्रोजन का 7 होता है तो 15 हो जाएगा, तो 2 8 और 5, तो सबसे ज़्यादा कितने हुए इसमें हुए, तो आंसर क्या आ जाएगा फास्फोरस। आगे पूछा है एन एरोबिक बैक्टीरियल डाइजेस्ट, ठीक है, ये पूछा हुआ इन्होंने। सिलिकॉन का होता है 14, तो 2 8 और यहाँ 4 होगा, यहाँ 14 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फास्फोरस का कितना हो जाएगा 15, तो कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। आगे क्या पूछा है एन एबोरिक बैक्टीरिया जो होता है वो एनिमल वेस्ट को प्रोड्यूस करता है बायोगैस में, बात सही है। ये बोला है ये बायोगैस ब्रंट एज ए फ्यूल, ये भी बात सही है। चेंज ए और चेंज बी, बताओ कि ये केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता। आप देखो वेस्ट से उसने बायोगैस बना दी, तो बायोगैस से वेस्ट तो बनेगा नहीं, खत्म कहानी, यानी कि ये केमिकल चेंज होता है। दूसरा क्या बोला बायोगैस से उसने फ्यूल बना दिया, फ्यूल से बायोगैस तो बनेगी नहीं, तो दोनों ही क्या होगी केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज हुआ। आगे क्या पूछा है विनेगर क्या होता है, विनेगर जो होता है 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, कितना होता है 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर बोलते हैं, ठीक है। इसी को जो हमारा एसिटिक एसिड होता है इसी को हम क्या बोलते हैं ग्लेशियल एसिड भी बोलते हैं, इसी को ग्लेशियल एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रीज कर जाता है, इसको ग्लेशियर की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको ग्लेशियल एसिड भी बोलते हैं।